What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 8 मार्च। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है बहुत शानदार रहने वाला है। आप लोगों को बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और बहुत सारे एरिया में आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। करंट और स्टैटिक का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलने वाला है। और आज तो आप लोगों को पता है 8 मार्च है, तो आज तो वुमेन स्पेशल डे है, तो इसलिए 2 एडिटोरियल भी आप लोगों के देखने को मिलेंगे। हालांकि वो महिलाओं की सोसाइटी में कंडीशन को दर्शाते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, वो एक अलग बात है। पर लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाता है जब हम लोग एग्जाम के बारे में बात करते हैं, तो उनको भी हम लोग काफी अच्छे से यहाँ पर देखने वाले हैं। बाकी पूरा डिस्कशन जो है बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को 2 क्वेश्चन डेली देता हूं मैं आंसर राइटिंग के लिए। इसी के साथ में कुछ यहाँ पर आप लोगों के एमसीक्यू रहेंगे जो कि यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स में आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। और वीडियो के एंड में आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव करने की भी कोशिश करूंगा, जो कि आंसर राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग में भी आप लोग यूज कर पाएंगे। 5 वोकैबुलरी आप लोग को देखने को मिलेगी। अगर आप लोग अपने माइंड को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो एक सुडोकू रहेगा वीडियो के एंड में, जो कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे आप लोगों के माइंड में स्टेबिलिटी आएगी। यानी कि काफी बेहतरीन सा एक मिक्स डाइट आप लोगों को देखने को मिलेगी, या फिर मिक्स वेज, या फिर आप लोग एक बैलेंस डाइट बोल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ में, जो आप लोग रियलिटी में अपनी लाइफ के साथ में कोरिलेट कर पाएंगे। बोला क्या गया है, लाइफ एंड डिफिकल्टीज गोज पैरेलल ऑलवेज। मतलब क्या इसका थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा आप लोग एक बार, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बचपन में लेके चलूं। अगर बचपन की बात करें तो मतलब जब आप लोग छोटे हुआ करते थे 6, 7, 8, 10 साल की एज के, उस टाइम पर आप लोगों ने कुछ चीजें फील की होंगी कि यार घर में कोई ज्यादा हमारे ऊपर फोकस ही नहीं दे रहा है, कहीं भी खेलने चले जा रहे हैं, मतलब पूरे दिन टाइम पास कर रहे हैं, तो ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि प्रेशर आता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा और नीचे जाओगे एज में, 4 से 5 की एज में अगर आप लोग बात करोगे, तो उस टाइम पर एक अलग ही दुनिया रहती है कि हाँ वो खेल रहा है, उसके पास में ये खिलौने हैं, ठीक है, वो सब चीजें चलती रहती है, गलियों में घूम रहे हैं, गांव में खासकर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो सारी चीजें नॉर्मल देखी होंगी। और घर में भी बच्चों को पूरे खिलौने वगैरह देख के कुछ जरा सा रो दिया तो बच्चे को ये दे दो। उस टाइम पर आप लोगों के पास में ना जो लाइफ जिस तरीके से छोटी रहती है, मतलब एक अलग दुनिया रहती है छोटी सी आप लोग की बच्चों के बीच में, उसी तरीके की आप लोग की डिफिकल्टी रहती है। जैसे कि खिलौने नहीं मिल रहे हैं यार घर पे, ठीक है, आपको तो इतने अच्छे खिलौने मिलते हैं, मुझे कोई खिलौने नहीं दिला रहा है, ठीक है, तो वाली चीजें, बेटा शोर मत मचाओ, तो उस तरीके से चीजें, मतलब एक तरीके से मेहमान आ गए चलो साइड में कर दो बच्चों को, वरना चाहे चाहे करेंगे, तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। डिफिकल्टीज होती है पर लेकिन बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट सी। पर लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को पहले बोला जाएगा कि 10वीं कंप्लीट कर लो जिंदगी सेट हो जाएगी, फिर बोलेंगे 12वीं कंप्लीट कर लो भाई साहब जिंदगी बिल्कुल सेट हो जाएगी। अच्छा अभी नहीं हुई, अरे चलो ठीक है यार आईआईटी वगैरह कर लो, या फिर इंजीनियरिंग कोई आप लोग दूसरे किसी मतलब नहीं एक तरह से हायर डिग्री में आप लोग एडमिशन ले लो, बीटेक वगैरह करने के बाद में तो जॉब मिल ही जाएगी यार, वहां भी नहीं मिली। इसके बाद में क्या किया जाए, अब ठीक है चलो जॉब मिलती रहेगी, पहले शादी कर लो, ठीक है, शादी होगी तो और सब चीजें चलती रहेंगी, शादी हो गई 1.5 साल तक बच्चा नहीं हुआ, बच्चे कर लो, ठीक है, तो इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरेलल में आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसकी कुछ हद नहीं है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाएगी ना, अगर कोई सारे लोग ये बोलते हैं चलो यार अभी ना, कई बार लड़की की शादी कर देते हैं कि शादी के बाद में पढ़ लेना, कैसे पढ़ ले, शादी के बाद में इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि घर को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, इसी के साथ में अगर कोई वर्किंग वुमेन है आसपास कहीं काम कर रही है तो वो भी उसका देखना है, ठीक है, तो एक तरीके से दुनिया भर की रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती है। तो कहां से हो जाएंगी वो चीजें, तो ये सारी चीजें अगर आप लोग आज के डेट में लेकर चलें तो मन को तसल्ली देने वाली बात हो जाती है कि हाँ चलो बाद में कर लेंगे, जो करना है अभी कर रहे हैं, अभी सबसे बेस्ट मोमेंट है, उसको आप लोग इतना अच्छे से लेकर चल सकते हैं। क्योंकि जिंदगी जैसे जैसे जरा सी आगे बढ़ेगी ना, एक ही स्टेप, तुरंत दुनिया भर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की लाइफ में जुड़ने वाली है। तो अभी इसी मोमेंट को ढंग से यूटिलाइज कीजिए और इसी में जो भी आप लोग खोज सकते हैं अपना बेहतरीन भविष्य है वो खोजने की कोशिश कीजिए, वरना आगे जो है समस्याएं बढ़ने ही बढ़ने वाली है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो पूरे दिन जो चर्चाओं में रहा कल, ये था यहाँ पर जो इलेक्शन हुए अभी 5 राज्य के अंदर, कौन कौन सा, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा यहाँ पर पंजाब, चौथा मणिपुर और 5वां है गोवा। इनके अंदर जो सीट थी 403 सीट के लिए उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर 70 सीट के लिए उत्तराखंड में, पंजाब में 117, मणिपुर में 60 और यहाँ पर गोवा में 40 सीट के लिए इलेक्शन हुए। तो यहाँ पर अलग अलग एग्जिट पोल निकाले गए जिसके चलते बताया जा रहा है कौन जीत के आएगा। एग्जिट पोल क्या होता है बेसिकली, अगर आप लोगों को बोलूं, एग्जिट पोल का मतलब होता है कि इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब रिजल्ट आने से पहले ये मीडिया हाउसेज जो हैं लोगों से जा जाकर पूछते हैं कि कौन जीतने वाला है, ठीक है, तो ये बातें सामने निकल कर आती हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में सबके द्वारा बताया जा रहा है कि कौन जीतने वाला है, तो उसमें सबके द्वारा अपनी अपनी राय यहाँ पर दी गई है कि अलग अलग राज्य के अंदर में, अगर इनमें से आप लोग किसी भी राज्य के अंदर में आते हैं तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। यानी कि हमारा एसएलवी एग्जिट पोल होगा,
तो आप लोग बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन जीत क्या रहा है। ठीक है, तो एक बेसिक चीज है जिसमें आप लोग अपनी राय यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि मतलब कि आप लोग चीजों को समझेंगे। अभी आगे भी इलेक्शन होंगे, जैसे कि मुझे लग रहा है दिसंबर के महीने में आई थिंक गुजरात में भी आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिलेंगे, तो और कई सारे राज्य में, तो ये सारी चीजें रेगुलर चलती रहती है। ओके, ये सारी चीजें एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, पर हाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर चैप्टर आप लोग जाकर कवर करोगे थोड़ा सा, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री में ये कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक पोस्ट है। और आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 324 जो है वो यहाँ पर ये पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो देश के अंदर कंडक्ट कराए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्शन होते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसी के साथ में जो हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं, ये सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। और साथ में स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी जो स्टेट असेंबली और इसी के साथ में स्टेट काउंसिल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के जो इलेक्शन होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है। पर लेकिन अगर आप लोग लोकल लेवल में जाओगे यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करोगे, तो वहां पर जो होते हैं स्टेट का इलेक्शन कमीशन आ जाता है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, वहां पर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराता है। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को कभी भी नहीं रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहूंगा जो कि कई बार आप लोगों ने एग्जाम में भी देखा होगा कि हमारी कंट्री में पहले जो एज थी जो यहाँ पर वोट डालने की वो पहले 21 हुआ करती थी, ये 18 कर दी गई। कौन सा संविधान में संशोधन किया गया जिसके तहत यहाँ पर ये 18 कर दी गई है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय वीर जाकर सर्च कर लेना, पॉलिटी के अंदर पूरा डिटेल में चैप्टर आप लोगों का कवर करा रखा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो साथ में रिवाइज करते रहिए चीजों को, और बाकी इस वीडियो के नीचे भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या सर्च कर लीजिएगा पूरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट है इस वीडियो के नीचे भी। ठीक है, तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला था कि आज का डिस्कशन जो रहेगा वो वुमेन स्पेशल रहेगा, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर अब की बार की जो थीम है वो काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर बोला गया जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि आज के डेट में अगर हम लोग जेंडर इक्वलिटी कर पाते हैं, यानी कि महिला और पुरुष के अंदर जो भेदभाव होता है उसको हम लोग साइड में रख पाते हैं, लड़का और लड़की के बीच में जो भेदभाव होता है उसको हम लोग साइड में रख पाते हैं, तो एक अच्छा फ्यूचर एक आने वाले टाइम पे हम लोग बेसिकली आगे लेकर चल पाएंगे। एक सस्टेनेबल टुमारो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैंने आप लोगों से कई बार बात की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो यहाँ से 2 काफी इंपोर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आप लोगों को याद रखने हैं, और अगर आंसर राइटिंग में आ जाए या फिर डायरेक्ट आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ ले किसी भी एग्जाम के अंदर, तो पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, तो इसमें 2 गोल ऐसे हैं जो कि इन्हीं मुद्दों के बारे में बात करते हैं। गोल नंबर 5 ये जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है कि जो सोसाइटी जो है उसमें लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यहां पर बात करता है गोल नंबर 10 की रिड्यूस करनी है इनइक्वलिटी, कि अगर सोसाइटी में इनइक्वलिटी है तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, और वो किसी भी फील्ड में इनइक्वलिटी हो सकती है, अमीरी और गरीबी के बीच में वो सब बातें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये 2 इंपोर्टेंट जो गोल है यहाँ पर 5वां और 10वां, तो याद रख लीजिएगा 5 गुना 2 इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस तरीके से 5 दूनी 10, तो याद करने का तरीका है जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे एग्जाम में याद आना चाहिए। तो ये यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बातें की जा रही हैं। तो यहाँ पर आज का जो इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर आप लोगों का रहेगा वो यहाँ पर 2 एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो इसी मुद्दे के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कैसे आज के दिन में कल्चर, पॉलिटिकल या फिर सोशियो इकोनॉमिक अचीवमेंट है महिलाओं के, उनके बारे में बात की जाती है। मैं थोड़ा सा फोकस आप लोगों को देना चाहूंगा आज के इस डिस्कशन को लेकर, थोड़ा सा कुछ इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, जो कि एडिटोरियल तो कवर करूंगा ही करूंगा, पर साथ में मुझे लगता है कि यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि इंपोर्टेंस क्या रहा। अभी बात करें 2021 में लड़कियों के द्वारा क्या क्या परफॉर्मेंस दी गई और कौन कौन सी जो लड़कियां हैं वो न्यूज में रही। तो थोड़ा सा वुमेन स्पेशल में आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूं जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। आई होप कि आप लोग इससे कुछ नया सीख पाएंगे। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में पहले मैं आप लोगों को बता दूं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, और ताकि फिर हम लोग आगे चलकर एडिटोरियल के ऊपर चीजों को डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो 2 चेहरे में आप लोगों को औरतों के दिखाऊंगा। एक साइड में ऐसी भी औरतें हैं जो कि यहाँ पर समाज को एक तरीके से गौरवान्वित करा रही हैं, और दूसरी साइड में ऐसी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पर उनको उनके अधिकार भी नहीं मिल पा रहे हैं प्रॉपर वे में। तो इस तरीके से कल को कुछ लिखने के लिए भी आएगा तो आप लोग यहाँ पर इसको यूज कर पाएंगे। कहने का मतलब ये कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं कि कुछ सक्सेस स्टोरीज जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन जाएंगे, आप लोगों को यहाँ पर काफी फायदा इनसे देखने को मिलेगा। अवनी लेखरा, ठीक है, तो आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। 11 साल की ये लड़की जो कि लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई थी, उसके बाद भी इंसान जो होता है नॉर्मली टिक जाता है और ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। पर लेकिन यहाँ पर इनके द्वारा 11 साल की एज में जब यहाँ पर इनकी बॉडी ऐसी होगी फिर भी इन्होंने अपना सांस नहीं छोड़ा, और अब आकर 19 साल की एज में जो कि जयपुर से आती है यहाँ पर
फर्स्ट वुमेन बनी जिनके द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया पैरा ओलंपिक के अंदर में। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक जज्बा हौसला इंसान को कहां पर ले जाके रख देता है कि ये लगे इंसान की यार बॉडी पैरालाइज हो गई है, अब क्या हो सकता है जिंदगी में, जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है जिंदगी में। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं, तो जिंदगी हमेशा आप लोगों को एक खौफ देती है, पर आप लोगों को उसको पकड़ना पड़ेगा। तो कभी भी हार नहीं माननी है, यहाँ पर ये सिखाती है बेसिकली अवनी जी, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इनको टोक्यो के अंदर जो पैरा ओलंपिक हो रहे थे 10 मीटर जो राइफल है उसमें इनको गोल्ड मेडल मिला था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर देखिए कुछ लिखने के लिए आता है ना वुमेन इंपावरमेंट के लिए आंसर राइटिंग में या फिर एसे राइटिंग में, वहां पर भी आप लोग ऐसी लड़कियों के, ऐसी औरतों के नाम लिखिए जो करंट टाइम पर है। पुरानी तो आप लोग लिख देंगे, सरोजिनी नायडू होगी, इंदिरा गांधी जी होगी, या फिर कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी की रानी लक्ष्मीबाई जी होगी, तो इनके नाम आप लोग दे सकते हैं। पर लेकिन करंट के नाम आप लोग दोगे ना तो उसका एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है आंसर राइटिंग के ऊपर, तो उसको आप लोग जरूर याद रखिए, ठीक है। नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि 50 साल की उम्र हो जाए तो इंसान को रिटायर हो जाना चाहिए, पर लेकिन अगर बात करूं फाल्गुनी नायर के बारे में, इनके द्वारा यहां पर ये बात बिल्कुल झुठला दी गई है। ये जब 50 साल की हो गई, 20 साल तक इनके द्वारा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम किया गया और उसके बाद में फिर यहां पर इनके द्वारा अपना खुद का काम स्टार्ट किया गया और आज की डेट में ये आधी कंपनी के मालिक हैं और 6.5 बिलियन इनकी खुद की वर्थ है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक ऐसा इंसान जिसको ये बोलेंगे ठीक है वो भी लड़की औरत की 50 साल की हो गई है अब तो कुछ नहीं कर पाएगी, पर लेकिन इनके द्वारा वो सारी बातें साइड में यहाँ पर झुठला दी गई और इनके द्वारा नायका अपना ब्रांड स्टेब्लिश किया गया जिसके बेस पर ये खुद सेल्फ मेड एक वुमेन आज के डेट में बोल सकते हैं इनको। तो इस तरीके से देखा जिंदगी में अगर आप लोग बात करें तो ऐसी जिंदगी को लेकर चलना है। कोटेक ग्रुप के अंदर 2012 तक इनके द्वारा अपनी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट छोड़ने के बाद में 2012 के बाद में स्टार्ट किया इनके द्वारा नायका, ठीक है, जो कि एक यूनिक और मिक्स अफोर्डेबल एक लग्जरी ब्रांड जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, ताकि एक तरीके से लोगों तक सही चीजें सही कॉस्ट में पहुंच सके। वो इनका बेसिक टारगेट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ पर अगर बात करूं, हरनाज सिंधु का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। यहाँ पर 21 साल की एज में यहाँ पर इंडिया का जो है नाम वो रोशन किया मिस वर्ल्ड बनकर दुनिया के अंदर में। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर अगर वुमेन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो किस तरीके से यहाँ पर हमारी कंट्री में जो लड़के हैं, जो वुमेन है, वो अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रही है। तो यहाँ पर ये एक नाम आप लोग और इंक्लूड कर सकते हैं अगर कल को आप लोगों से कुछ पूछा जाए तो। मीराबाई चानू किसी भी एक तरीके से इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सिल्वर मेडल जीता गया टोक्यो ओलंपिक के अंदर 49 किलोग्राम की कैटेगरी में। तो इनका नाम जो है वो आदमी सुनते ही बोलेगा कि हाँ यार देखो नॉर्थ ईस्ट से निकल के आई पर्सनैलिटी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जहां रिसोर्सेज की काफी ज्यादा कमी होती है तो वहां पर आप लोग देखते हैं। और अभी रिसेंटली इनको पद्मश्री दिया गया, याद रखिएगा 2018 में, और राजीव गांधी खेल रत्न भी दिया गया 2018 में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। इन सारी पर्सनैलिटीज के बारे में मैं ना आप लोगों को टेलीग्राम पे चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर ये टेलीग्राम है, इसमें 1.5 लाख से भी ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक एक चीज आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, कोई भी चार्ज आप लोगों को पे नहीं करना है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करूं, एक तो ये वाला आप लोगों को टेलीग्राम देखने को मिलेगा जहां पर आप लोगों को मैं क्या करता हूं सारी चीजें प्रोवाइड कराता हूं, जैसे कि आप लोगों की पीडीएफ वगैरह होगी या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूं। एक आंसर राइटिंग ग्रुप है, यहाँ पर जाकर आप लोग आंसर लिख सकते हैं। डेली 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, कल भी किए थे, आज भी करूंगा। तो कई सारे बच्चे जो है रेगुलर आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे आप लोग देखते हैं 2 क्वेश्चन डेली पोस्ट करता हूं यहाँ पर, और बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उनके आंसर देखना आप लोगों को देखकर भी मजा आएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं डायरेक्ट यहाँ पर अगर आंसर देखोगे, देखो ठीक है, सारे आंसर पोस्ट करें एक दूसरे के साथ में, आप लोग इनको मैच भी कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग चाहें तो एक दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हैं यहाँ पर, ये आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और तीसरा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नोट्स के लिए SLV पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी चीजें मैं आप लोगों को रेगुलर प्रोवाइड कराता हूँ, और आज भी जो भी ये चीजें मैंने बोल रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये सारी SLV पीडीएफ पर आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। सारे लिंक आप लोगों को यहाँ पर है, 3 ग्रुप है यहाँ पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है तीनों ग्रुप। ये कई सारे बच्चे बोलते हैं सर पोस्ट क्या है, पोस्ट नहीं कुछ भी है यार, आप लोग ज्वाइन कीजिए, सारी चीजें अवेलेबल तो है, आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो मीराबाई चानू के बारे में हम लोगों ने जाना, तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पर्सनैलिटी यहाँ पर पीवी सिंधु। आप लोगों को पता है यहाँ पर पीवी सिंधु के बारे में तो खैर इंट्रोडक्शन देने का कोई मतलब बनता नहीं है। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि हैदराबाद से निकल कर आती है और आज की डेट में कहां पर बैठी हुई है, तो दुनिया में यहाँ पर टॉप पोजीशन पर पहुंचना एक आसान बात नहीं होती है। इनके द्वारा यहाँ पर अपनी विक्ट्री 2013 में जो मलेशिया ओपन ग्रांड प्रिक्स हुआ था वहां से चीजें स्टार्ट की गई थी, और ये फर्स्ट टाइम इनके द्वारा बेसिकली अगर बात करें गोल्ड मेडल जीता गया बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2019 में। उसके बाद में इनके द्वारा आप लोगों को पता है 2016 और 2020 में 2 ओलंपिक में लगातार मेडल जीतना आसान काम नहीं होता भाई साहब, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं पीवी सिंधु जो है एक तरीके से
काफी शानदार पर्सनैलिटी और अपने काम के लिए जाने वाली डेडिकेटेड पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हैं। इनके बारे में तो यार आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। इनका नाम है तुलसी गौड़ा। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको एनसाइक्लोपीडिया बोला जाता है फॉरेस्ट का। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि एसएलवीपीडिया, तो वहां पर क्या होगा, मैं आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा करंट अफेयर की। पर लेकिन यहां पर अगर इनकी बात करें, एनसाइक्लोपीडिया बन गई है पूरी फॉरेस्ट की। इनके जंगल के अंदर में क्या क्या चीजें, सब चीजों के बारे में इनके द्वारा पता है, इनको पता है। और काफी सारे एफर्ट इनके द्वारा लगाए गए हैं कि कैसे चीजों को सेव करना है, कैसे चीजों को सही से लेकर चलना है। इनके द्वारा 30,000 के करीब सैंपलिंग की गई है बेसिकली पेड़ों को मेंटेन रखने के लिए कर्नाटक के अंदर में। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए यहाँ पर आज की डेट में, इनको रिसेंटली अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में पद्म श्री दिया गया, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं यार, इंसान जो है मतलब किसी भी एज में कुछ भी कर सकता है। कई बार लोग कि क्या होगा, तो 72 ईयर की एज आप लोग देखते हैं यहाँ पर, 72 की एज में पर्सनैलिटी क्या क्या कर रहे हैं। तो आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके की चीजों को समझ सकते हैं कि कोई भी उम्र जो होती है वो कभी ऐसा नहीं कि इस उम्र में आप लोग ये नहीं कर सकते हैं। किसी भी उम्र में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग ये सीख भी सकते हैं। जो लड़की आज की डेट में जो पायलट बनना चाहती है, तो उनके लिए काफी अच्छी इंस्पिरेशनल आप लोग फिगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जिनका नाम है भावना कांत। आखिर में चीजें आप लोग क्यों बता रहा हूँ, देखिए कई बार ना लड़कियां ये रखते हैं कि अच्छा लड़कियां ये काम थोड़ी ना कर पाएंगी, ये बातें निकल कर आती हैं। और खासकर देखिए आप लोग अगर बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है बात, ये भाई यहाँ पर जो इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था रिपब्लिक डे परेड के अंदर भी। और इसी के साथ में आप लोगों को पता है और भी कई सारी पर्सनैलिटी हैं, जैसे कि अवनी हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक तरीके से मोहना हो गया। ये भी कई सारी पर्सनैलिटी हैं जो कि फर्स्ट वुमेन इंट्रोड्यूस की गई थी। बिहार से भी यहाँ पर निकलकर बेसिकली आ रही हैं लड़कियां, ठीक है, जहां पर नॉर्मली एक तरीके से माना जाता है कि ज्यादा नहीं, एक ज्यादा प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं है। कई बार देखने को मिलता है, आप लोगों ने कई बार देखा कोई भी इंडिकेटर है तो बिहार का रैंक सबसे नीचे आता है। पर लेकिन अगर बात करें, आप बहुत सारे ऐसे भी फैमिली मेंबर ऐसी हैं, कई सारी लड़कियों ने आप लोगों को मैंने शेयर भी किया था कि रिसेंटली अभी सिलेक्शन हुए उनके अलग अलग लेवल पर एग्जाम के, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए इसलिए मैं कहता हूं जब भी आप लोगों का सिलेक्शन होता है ना, आप लोग शेयर करो करो। इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा कि आज की डेट में खासकर जिस एरिया से आप लोग निकल के आते हैं, वहां के बच्चे भी मोटिवेट होंगे और ये बोलेंगे जब यार यहाँ तक निकल कर आकर ये इंसान कर पा रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है सबको। तो इस तरीके से आप लोग ये सारी चीज देख सकते हैं। तो कई सारी ऐसी पर्सनैलिटी है, बहुत पर्सनैलिटी है, तो ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप लोग वहां पर इनको देख लेना, ठीक है। अब ये तो थी सारी अच्छी अच्छी बातें। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे रियलिटी में वुमेन जो है वो सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। तो जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको काउंट कर देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो यहाँ पर यह कि आज के डेट में वुमेन की जो वर्किंग कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब देखने को मिलेगी। क्योंकि जब वुमेन को काम करना होता है तो यहाँ पर बच्चे को भी साथ में रखना होता है, तो बच्चा और यहाँ पर काम दोनों को साथ में लेकर अगर चलना है तो दिक्कत देखने को मिलती है। और आज की डेट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सोचकर आप लोग हैरान हो जाओगे, जो कि मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। याद रखिएगा ये सारे आर्टिकल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वुमेन्स डे है, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जिसकी थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। तो ये थीम आप लोग जरूर याद रखिएगा। कुछ डेटा है जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और ये डेटा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको आप लोग आईएलओ बोलते हो। आईएलओ के द्वारा यहाँ पर जब एक स्टडी की गई तो उसने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बोली जो कि चौंकाने वाली है आज की डेट में। अगर महिलाओं के बारे में आप लोग बात करोगे तो मैक्सिमम महिला जो है वो आप लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती नजर आती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि वो सेक्टर जहां पर उनको ना तो प्रॉपर इंश्योरेंस मिलता है, ना प्रॉपर उनको मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, ना ही प्रॉपर क्रेच की फैसिलिटी मिलती है। ये शब्द क्रेच क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, बने रहिएगा, जिससे आप लोग कई सारी और भी बातें जानने को मिलेगी। अभी फिलहाल 95% अगर महिलाएं जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो कैसे काम चलेगा? अब इनफॉर्मल सेक्टर मान लीजिए किसी भट्टे पे काम कर रही है, ठीक है, किसी के एक तरीके से घर में यहाँ पर काम कर रही है, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो इसको नॉर्मली इनफॉर्मल सेक्टर या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर जो रहता है, छोटा छोटा सेक्टर ऐसा जो कि बिखरा रहता है और कंट्रोल नहीं रहता है, आउटसाइड यानी कि गवर्नमेंट के आउटसाइड रहता है। आउटसाइड गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो डेफिनेशन भी है, इट इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट व्हिच आर लार्जली आउटसाइड एंड ऑफ द कंट्रोल व्हिच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं यहाँ पर कोई रूल और रेगुलेशन उनके ऊपर नहीं लगता है, ठीक है। काफी लो पेड जॉब आप लोगों को देखने को मिलेगी, कई बार ओवर टाइम करना पड़ता है, ठीक है। छुट्टियों वगैरह कोई मतलब नहीं होता है, घर में काम करने आ रहे हैं, कहीं पर खाना बनाने आ रहे हैं तो डेली खाना बनाने आओ, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। रेडी लगानी है कहीं पर, कहीं संडे बाजार लग रहा है, कहीं मंडे पर, कहीं ट्यूसडे बाजार, अगर जाओगे अपना ठेला लगाओगे तो खाना मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। कोई भी सीजन इनका ऐसा नहीं होता कि हॉलीडे टाइम चल रहा है अब चला थोड़ा घूम के आते हैं कहीं पर, अपना एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। कल को चलकर कुछ टूट फूट जाए तो इनके पास में इंश्योरेंस नहीं होता है, कुछ बीमारी हो जाए तो इंश्योरेंस नहीं होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और मैक्सिमम अनऑर्गेनाइज अगर वर्कर की आप लोग बात करें हमारे देश में कहां पर है,
वो आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर में। एग्रीकल्चर सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप लोगों को हमारे देश के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर वुमेन जो है वो काम करती हुई नजर आती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफी सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा वुमेन जो होती है वो काम करती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती रहती है। तो 95% अगर वुमेन जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो इसका मतलब ये हो गया ओनली 5% महिलाएं ऐसी हैं जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ऑर्गेनाइज मतलब प्रॉपर एक कंपनी में काम करना, टीचिंग की जॉब करना, या फिर कोई डॉक्टर बन जाना, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो एक तरीके से यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत कम महिलाएं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आज के दिन में सबसे बड़ी दिक्कत निकल कर आती है। और सारी फैसिलिटी जो मिलती है उनको, इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ वगैरह हो गया, उनको सैलरी वगैरह, इनकम वगैरह, छुट्टियां वगैरह, ये सारी चीजें उनको प्रॉपर वे में टाइम एक फिक्स जॉब करना, ये सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर देखने को मिलेगी। तो एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा हो गया जो कि आप लोग याद रखिएगा, दिया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बॉडी है जो कि 1919 में बनाई गई थी। अभी रिसेंटली 2019 में इसको पूरे 100 साल कंप्लीट हो गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी सेंचुरी लगी थी अभी रिसेंटली। और इसको 1969 में, ठीक है, यानी कि 1969 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था इसके काम करने के लिए। और इसके पापा जो है वो है यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूएन के अंदर में ये ऑर्गेनाइजेशन आती है। और हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर ये आप लोग, चलिए हेडक्वार्टर में बताता हूं। हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा इनका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में है। डायरेक्टर जनरल कौन है आज के दिन में यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है, यानी कि इसके डायरेक्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर ये, जो कि यहाँ पर एक तरीके से आप लोग वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, जिसके द्वारा डेटा बताया गया और लेबर के ऊपर यहाँ पर काम करती है। अभी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं आप लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी एक डेटा दिया। उसने भी यहाँ पर कई सारी बातें बोलेगी कि आज की डेट में जो महिलाएं हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं और यही उनका रीजन है, वो गरीबी का शिकार बनती है। यानी कि एक तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादातर महिलाओं को प्रॉपर ना तो जॉब मिल पाती है, मतलब मिलती भी है तो वहां पर प्रॉपर सैलरी मिल पाती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बोला गया, इसी की वजह से यहाँ पर इनकी हेल्थ भी मैक्सिमम टाइम आप लोगों को खराब होती नजर आएगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी आप लोगों से बात करी किसके बारे में, आईएलओ के बारे में, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोग याद रखते हैं जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग डब्ल्यूएचओ बोलते हो। तो डब्ल्यूएचओ के बारे में याद रखिएगा, ये एक ऐसी बॉडी है जो कि दुनिया में हेल्थ कैसी रहनी है उसके बारे में बात करती है। जेनेवा और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो बनाई गई थी ये 1948 में बनाई गई थी, यानी कि 1948 में बनाई गई थी, यानी कि आईएलओ से थोड़ी सी नई ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर ये। और यहाँ पर ये 7 अप्रैल को बनाई गई थी, जो कि वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ना, 7 अप्रैल जो है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं इस तरीके से, कई बार चीजें हैं। हालांकि अभी अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए आगे है, तो वहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल ही जाती है, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो ये देखिए हेल्थ के लिए चलते ना, अभी ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ गई है जब से कोविड-19 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पर। तो उसकी वजह से दुनिया भर की चीजें जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनी। डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा देना बंद कर दिया, उस टाइम पर हम लोगों ने इनके बारे में सुना। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज अभी रिसेंटली यहाँ पर देखने को मिले, जिसके बारे में आप लोग एक अंदाजा रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, कल को चलकर आप लोगों से कोई पूछ ले तो आप लोगों को इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करूं अगर यहाँ पर, तो ये इसकी वजह से वुमेन की जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा दिक्कत में रहती है। मैटरनल जो एक तरीके से न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ, ये सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी हमारी कंट्री में अगर बात करें मातृत्व जो बेनिफिट के बारे में बात की जाती है, यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट जिनको बोलते हैं, तो ये एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2017 में। यहाँ पर बोला गया 26 हफ्ते की यहाँ पर छुट्टी मिलेगी अगर कोई वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी तरीके से हमारे देश में इसको इंप्लीमेंट किया गया। पर लेकिन ये सारी चीजें कहां पर है, 26 हफ्ते की छुट्टी किस वुमेन को मिलेगी, वो उस वुमेन को मिलेगी जो वुमेन जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। और मैंने बताया अभी 95% जो महिला है वो अनऑर्गेनाइज में है, ओनली 5% महिलाएं जो कि ऑर्गेनाइज में है। तो ओनली 5% जो महिलाएं ये यहाँ पर इसका फायदा उठा सकती है, ये आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो काफी बड़ी दिक्कत है। आईएलओ के द्वारा एक और स्टडी की गई कि लैक ऑफ एक्सेस जो यहाँ पर एक तरीके चाइल्ड केयर फैसिलिटी, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, इसको बोलते हैं क्रेच फैसिलिटी, ठीक है। तो क्रेच फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, CRECHE। तो क्रेच होता है कि महिला अगर बच्चे को यहाँ पर लेकर चल रही है, काम करने जा रही है, तो वहां पर बच्चे के लिए कुछ लालन पालन का थोड़ा सा वहां पर सिस्टम होना चाहिए, ताकि बीच बीच में अगर दूध पीता बच्चा है उसको बीच में दूध पिलाया जा सके। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये क्रैश फैसिलिटी यहाँ पर बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन में है। इसके बारे में अगर बात करें तो इसके ऊपर काम करने की बात की जाए तो काफी ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है। और खासकर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो वैसे ही उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। कई बार ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है ताकि यहाँ पर प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े। पर लेकिन प्रावधान कई सारे हैं। ये बोला जाता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है अगर वो घर से भी काम करना चाहती है तो घर से भी काम कर सकती है। पर लेकिन ये डिपेंड करता है कि वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रही है वो कितने सपोर्टिव है वहां पर। यानी कि अगर कोई महिला अगर घर से काम करना चाह रही है तो क्या ये घर से काम करने के लिए महिला को अलाउ कर रहे हैं, तो वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी।
यानी कि अपने हिसाब से यहाँ पर काम कैसे कर पाएंगे, वो तो बड़ी ही दिक्कत में बात आ जाएगी। ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर काम भी करना है तो दोनों के बीच में साठगांठ होगी, उसमें जो काम देने वाला है वो काम करने वाला है, तो वही तभी यहाँ पर इसको अलाउ किया जाएगा, वरना उसमें दिक्कतें देखने को मिलती है, जबकि ये प्रावधान भी यहाँ पर रखे गए हैं। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर बात करें 32% जो वर्क, अगर बात करें यहाँ पर इंडिया के अंदर, अगर बात करें जो वर्किंग, अगर जो वुमेन के बारे में देखते हैं, ठीक है, तो पहले यहाँ पर अगर बात की जाए इंडिया का जो अभी यहाँ पर ड्रॉप आप लोगों को देखने को मिला है 32 से घटकर यहाँ पर 21 आ गया, जिसके चलते फीमेल की जो एक तरीके से वर्किंग अगर एरिया में बात करें, हमारी कंडीशन साउथ एशिया के अंदर में श्रीलंका और बांग्लादेश के भी आप लोगों को नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि हम जो है ऐसी लेवल पर आकर बैठ गए जहां सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है थोड़ा सा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया। याद रखिएगा, ऐसी वुमेन जो कि प्रेग्नेंट है और लैक्टेटिंग मदर है, उसको 6,000 रुपए देने की यहाँ पर बात की गई है। तो ये डायरेक्ट एक स्कीम होगी आप लोगों के लिए, जो कि क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आप लोग यहाँ पर ये आती है। 2017 में स्टार्ट की गई थी ये स्कीम, जिसके चलते यहाँ पर खासकर हमारी कंट्री में जो ऐसी महिलाएं जो बच्चे को दूध पिला रही हैं या फिर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। उनको कैश बेनिफिट यहाँ पर 6,000 का देखने को मिलेगा। तो किसके अंडर में ये स्कीम आती है, कब लॉन्च की गई थी और क्या फायदा देखने को मिलेगा, एम क्या है यहाँ पर, तो ये सारी बातें आप लोग के स्कीम के अंदर बन जाती है। ठीक है, तो एक स्कीम भी यहाँ पर कवर होगी। देखिए आर्टिकल को ऐसे करते हैं कवर। अब एडिटोरियल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया, ILO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को बता दिया, एक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना स्कीम के बारे में आप लोगों को बता दिया। एक और स्कीम आप लोगों को बता देता हूं, ये भी सी के अंदर जिक्र किया गया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार यहां पर पूछा गया है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि इंटीग्रेट करना है चाइल्ड के भी डेवलपमेंट को स्कीम के अंदर में। खासकर अगर बात करें जब यहां पर नया बच्चा पैदा होता है, तो यहां पर उसकी अंडर 6 ईयर हम लोग बातें नहीं करते हैं। हमारे संविधान में संशोधन करके 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए कई सारी बातें बोली गई हैं कि भाई साहब 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर देते हैं, और यहां पर आर्टिकल 21A के अंदर बातें रख देते हैं कि बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। पर लेकिन 6 से पहले साल के बच्चे के लिए कोई बातें नहीं होती है। तो यहां पर ऐसी ऐसी स्कीम्स आती हैं फिर निकलकर, जिनके ऊपर फोकस किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये 1975 में स्कीम जो थी यहाँ पर स्कीम आज लॉन्च की गई थी और फिर डिसकंटिन्यू की गई। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कई बार चीजें देश के अंदर सही नहीं होती है। ठीक है, तो 1978 में जो यहाँ पर मोरारजी देसाई के द्वारा और फिर से इसको रीलॉन्च किया गया आगे चलकर। ठीक है, तो इसके चलते फिर आगे चलिए यहाँ पर 2005 में जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर वाज नॉट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, लार्जली अगर बात करें कुपोषण की शिकार महिलाएं थी, तो कई बार इंपैक्ट देखने को मिलता है कि देखिए जैसे तरीके से स्कीम बनाई है ना, वो ग्राउंड लेवल पर पहुंच ही नहीं पाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी कंट्री के पहले मतलब पुराने जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उनमें से एक थे, जो कि यहाँ पर जिनका नाम था राजीव गांधी जी। उन्होंने बोला था कि अगर ऊपर से हम लोग 1 रुपया भेजते हैं नीचे जाने के लिए, तो 86 जो पैसे हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। यानी कि 100 रुपए अगर भेजें तो 86 रुपए जो है वो सबकी हिस्सेदारी में बढ़ जाते हैं। ओनली 14 रुपए, यानी 14 रुपए उस इंसान तक पहुंचते हैं जिसके लिए वो है। तो ये सारा करप्शन है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि ये चीजें आप काफी कम हो गई है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप लोग देखते हैं आज के डेट में, PDS आ गया और भी डायरेक्ट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर एक और स्कीम है, ये न्यूज एनालिसिस वाले चैप्टर में आप लोग को नजर आएगा। यहाँ पर ये यहीं पर ही बता देता हूँ इस स्कीम के बारे में, मैंने सोचा। तो यहाँ पर है डोनेट ए पेंशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्ट्री लेबर जो है उसके द्वारा एक यहाँ पर इंप्लॉयमेंट, जो बेसिकली यूनियन जो लेबर है और इसी के साथ में इंप्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया डोनेट ए पेंशन। डोनेट ए पेंशन का मतलब क्या है? आप लोग बोलते हैं किसी की हेल्प कैसे करना है, तो मैंने बोला ना किसी को आप लोग बुक्स डोनेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से किसी की हेल्प कर सकते हो। यहाँ पर एक अच्छा तरीका है, यहाँ पर अगर कोई ऐसा लगता है कोई गरीब इंसान है आप लोग के आसपास में, तो आप लोग उसकी पेंशन करा सकते हो। पेंशन मतलब यहाँ पर अगर बात करें वो 15,000 तक, अगर कोई पर्सन जो है अगर यहाँ पर एक तरीके से कमा रहा है 15,000 तक मंथ, इससे नीचे यहाँ पर कोई कमा रहा है, तो यहाँ पर उसकी फैमिली इनकम के बारे में बात करें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, तो ओनली 55 रुपए से लेके 200 रुपए तक आप लोगों को यहाँ पर पे करना पड़ेगा और उसकी पेंशन बन जाएगी। उसके बुढ़ापे में 60 साल के बाद में 3,000 रुपए पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी भी चीजें आप लोग किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं, किसी का बुढ़ापा आप लोग बना सकते हैं। तो ये भी एक स्कीम है। यहाँ पर डोनेट ए पेंशन अगर पूछे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्क करने वाली खासकर जो पर्सन है उसके लिए यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो है ना इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पर, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जो श्रम योगी मानधन स्कीम है उसके तहत यहाँ पर आप लोग इनकी पेंशन स्कीम जो है वो बंधवा सकते हैं। तो ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको आप लोग रियलिटी में किसी की हेल्प करना चाहें अगर दिल से, तो हेल्प कर सकते हैं। आज के लिए महिलाएं जो है वो पीछे नहीं है। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बात करें, मैथमेटिक्स के फील्ड में महिलाओं को काफी आगे लेकर आ सकते हैं और आ भी रही हैं आज के डेट में महिलाएं। तो
तो यहाँ पर भी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारे देश में एक और स्कीम बता देता हूं, ये अगर बात करें, अभी यहाँ पर ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था ताकि अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर है उसको इसके अंदर लाया जा सके। कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, माइग्रेंट वर्कर हो गए, गिग जो वर्कर हो गए, उनको यहाँ पर इसके अंदर लाने की बात की गई है। गिग वर्कर कौन होते हैं? जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल में आप लोग देखते हैं ना, घरों में आप लोग खाना डिलीवर करने वाले आते हैं, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से तो यहाँ पर 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है अगर बात करें रजिस्टर किए गए 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें। तो ई श्रम पोर्टल के तहत यहाँ पर 12 डिजिट का नंबर उनको दिया जाएगा। कल को चलकर अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो 2 लाख रुपए यहाँ पर बेसिकली डेथ अगर होती है काम करते करते, और 1 लाख रुपए अगर कोई पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, हाथ पैर में चोट लग गया, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में, तो 25% महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर स्मार्टफोन नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जो गिग वर्कर जो काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो यहाँ पर कई बार आप लोगों को नजर आएगा इसलिए काम नहीं कर पाती है महिलाएं। जबकि हमारे देश में अगर बात करें तो बात करेंगे कि 25% स्मार्टफोन है ओनली, जबकि 41% मैन, यानी कि लगभग मोटे मोटे तौर पर इनसे काफी ज्यादा जो लोग हैं उनके पास में फोन देखने को मिलेंगे, महिलाओं के पास में फोन देखने को नहीं मिलते हैं। इसकी वजह से कई सारे ऑनलाइन काम जो आज के में अवेलेबल हो गए कोविड-19 के टाइम पर, उनका भी फायदा जो है वो औरतें नहीं उठा पाती है। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कोई भी आर्टिकल मुझे लगता है कि अब आप लोगों को छूटेगा, यहाँ पर इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, डायरेक्ट प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। अगर आप लोग इसको थोड़ा समझोगे तो सारी चीजें यहाँ पर आप लोग समझ पाओगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि यहाँ पर आप लोग चीजों को समझ पाओ अच्छे से और उसको इंप्लीमेंट भी कर पाओ। ये सारी स्कीम जो 3-4 मैंने स्कीम भी बता दी आप लोगों को, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी आप लोग यहाँ पर होगी, ठीक है। वुमेन्स डे के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, इसी के साथ में 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में आप लोग को बता दिया। ये सारी इतनी चीजें हैं कि आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। एक और प्रोग्राम के बारे में बता दिया, लेबर मिनिस्ट्री का ई श्रम पोर्टल पूछ ले किसके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर ये, और किसके लिए लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनके लिए लॉन्च किया गया यहाँ पर, ताकि यहाँ पर क्या क्यों लॉन्च किया गया, क्या फायदा होगा, ताकि यहाँ पर कल को कोई डिसेबिलिटी होती है, डेथ होती है, तो उनको ये फायदा मिल सके। तो 3-4 स्कीम भी मैंने आप लोग यहाँ पर कवर करा दी। कल को इस सेक्टर के बारे में कोई आप लोगों से पूछ ले, और अगर वे फॉरवर्ड में लिखना है तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में महिलाओं को आगे आना चाहिए और हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। ये बातें आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ओके। एक आर्टिकल नेक्स्ट जो मैं भी आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक मैंने आर्टिकल कुछ दिनों पहले आप लोगों से डिस्कस किया था। एक पर्टिकुलर यहाँ पर मीडिया हाउसेज है जिसके ऊपर हमारी कंट्री में सिक्योरिटी के नाम पर बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, उसका सिक्योरिटी के नाम पर मतलब उसका जो लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये की जा रही है कि सिक्योरिटी के नाम पर अगर मीडिया के लाइसेंस जो है वो कैंसिल किए जाएंगे तो कितने हद तक ये सही है, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, तो डिटेल में डिस्कस करता हूँ। इसकी सारी बातें एक एक कर ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करूंगा, तो आप लोगों से यहाँ पर ये सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है इसका, और इसी के साथ में जो फंडामेंटल राइट है उसके चलते आप लोग का आर्टिकल बन सकता है। अभी अगर बात करें संविधान के अंदर क्वेश्चन कोई आप लोगों से पूछ ले कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है भाई बताओ तो सही किस आर्टिकल के अंदर में आती है, आखिर क्या है यहाँ पर इसके बारे में मेंशन है कहीं पर, तो याद रखेगा ओरिजिनली संविधान के अंदर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि पर्टिकुलर इस एरिया में इस आर्टिकल के अंदर में फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में लिखा हुआ है, कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए में जब आप लोग जाओगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात की गई है, तो इससे यहां पर निकाल लिया गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर जो स्पीच और एक्सप्रेशन किसी इंसान का है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप लोग बोलकर अपने आप को स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू बोल सकते हैं, लिखकर बता सकते हैं, गाकर बता सकते हैं, जैसे नेहा वाला मैंने बताया ना कि यूपी में काबा, तो वो उनका फंडामेंटल अधिकार वो यूज कर रही है, कोई इनको रोक नहीं सकता, किसी के खिलाफ वो कुछ गलत नहीं बोल रही है, बस अपनी एक टैलेंट को दिखाने की कोशिश कर रही है, तो वो एक तरीके से वो भी फ्रीडम की कैटेगरी में यहां पर आता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आर्टिकल यहां पर कहीं ना कहीं पावर देता है कि प्रेस जो है वो हमारी कंट्री में एक चौथा स्तंभ माना जाता है डेमोक्रेसी का। क्यों? एक तो हो गया लेजिस्लेचर, एक हो गया यहां पर एग्जीक्यूटिव और एक हो गया जुडिशरी। तीन तो ये हो गया यहां पर कानून बनाने वाले, कानून इंप्लीमेंट करने वाले और कानून को देखने वाले कि क्या संविधान के हिसाब से है कानून या फिर नहीं। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर आर्टिकल 19 का फर्स्ट का ए में ये सारी बातें बेसिकली देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीडिया का यहाँ पर आ जाता है। पर लेकिन अगर कोई अपने हद से बाहर, अपने दायरे से बाहर है कि अपने पैजामे से बाहर जा रहा है कोई इंसान, तो यहाँ पर इलेक्शन रेखा नहीं लागेगा कोई भी। तो आर्टिकल 19 का जो सेकंड पार्ट है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इसके ऊपर लगाता है। तो आप लोग ये तो पढ़ लेते हो पर लेकिन ये वाला नहीं पढ़ते हो, इसके ऊपर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है स्टेटमेंट देगा। ओके, अभी समझते हैं हुआ क्या। केरला के अंदर यहाँ पर पर्टिकुलर मीडिया वन करके यहाँ पर एक न्यूज चैनल है, उस चैनल को अभी बंद करा दिया गया ये बोलकर कि ये नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट कर रहा है, यानी कि एक तरीके से सिक्योरिटी का इशू आ गया तो इसको यहाँ पर बंद करा दिया गया।
केरला हाई कोर्ट में यहां पर बातें पहुंची तो केरला हाई कोर्ट ने भी यहां पर बेसिकली उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी उसको हटाने से मना कर दिया। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर चैनल को परमिशन नहीं दी गई, तो इसके चलते यहां पर चीजें उसी पैटर्न में चलती रही। यानी कि यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर जब लोगों को लगा जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे यार ये तो गलत हो रहा है, हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया यहां पर आर्टिकल 19 के तहत में, तो यहां पर ये कोर्ट में गए और कोर्ट ने यहां पर क्या किया, उनका जो मुद्दा है वो सुनने से ही मना कर दिया और गवर्नमेंट की दलील एकदम मान ली यहां पर। तो राइटर यहां पर ये बोले कि चलो सही है, आप लोगों को लग रहा है कि यहां पर ये सिक्योरिटी का हनन हो रहा है, पर लेकिन रियलिटी में आप लोग ये तो देखिए सिक्योरिटी के बारे में जब आप लोग बात कर रहे हैं, एक साइड में सिक्योरिटी है और एक साइड में अधिकार है, ठीक है। और यहां पर जब फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं तो एक बैलेंस उसके बीच में होना चाहिए, और कम से कम अगर आप लोग ये मान ही रहे हैं कि यहां पर कुछ गलत हो रहा है, भाई साहब उनको अपना पक्ष तो रखने का मौका दो कम से कम। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया मैंने कोई गलती की और मुझे उठाकर जेल में डाल दिया, अरे पूछ तो लो यार वो गलती क्यों की है, क्या पता वहां पर कोई एक्सीडेंट ऐसा, देखो आप लोगों को एथिकल भी क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा अगर आप लोगों से एक ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। नॉर्मली आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, आप लोग एक रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, और रोड पर जाते जाते यहां पर आप लोगों के सामने जो है एक बेसिकली यहां पर क्या हुआ, आप लोगों के सामने बच्चों की एक भीड़ आ गई, यहां पर कहीं से बच्चे आ रहे थे और वो रैंडमली आप लोगों के सामने आए। अब आप लोगों ने क्या किया, उन बच्चों को बचाने के लिए तुरंत गाड़ी मोड़ी, आप लोगों की गाड़ी मुड़ती है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कोई एक दो इंसान और बैठे होते उनके ऊपर को गाड़ी उतरकर चली गई और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आप लोगों ने जानबूझकर थोड़ी ना किया यहां पर, ये तो उन इतने सारे बच्चों की जान चली जाती, उसको बचाने के लिए रैंडमली आप लोगों ने गाड़ी मोड़ी और नजर नहीं पड़ी, इसकी वजह से कईयों की डेथ हो गई। पर लेकिन यहां पर आप लोगों के हाथ से कहने के क्राइम हो गया, ठीक है। तो एक तो वो क्राइम हो गया कि सामने बच्चे उनके ऊपर चढ़ा के चले गए, दारू पी रखी है, ठीक है। एक ही हो गया कि यहां पर ये वाला सिस्टम आ गया, तो दोनों में डिफरेंस है, तो कम से कम सुनने का मौका तो दो। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कुछ बातें बोलता है जो आप लोग समझ सकते हैं, दो बातें तो जरूर याद रखिएगा उसकी। पहली बात यहां पर किसी भी इंसान को बिना सुने आप लोग जज एक तरीके से फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते, ठीक है, इतना तो कम से कम अधिकार होना चाहिए। दूसरा, आप लोग अपने ही केस में खुद जज नहीं हो सकते, यानी कि अपना ही केस है अपना आप ही जज बनकर बैठ गए। तो ये दो मुद्दे काफी इंपॉर्टेंट यहां से निकल कर आते हैं जो कि आप लोग समझिएगा। तो फंडामेंटल राइट 19वां ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के अंदर अगर आप लोग जाकर देखोगे काफी डिटेल में मैंने यार एक अलग से चैप्टर ले रखा आर्टिकल 19 के ऊपर, जिसको आप लोग समझोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा डिटेल में, ठीक है। बाकी फंडामेंटल राइट आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं, तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से लेके 24 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो इतना ज्यादा न्यूज में जिसकी कुछ हद नहीं है, अभी आप लोगों ने देखा होगा, तो 25 से लेकर 28 तक आता है। कल्चरल राइट के बारे में बात करें, एजुकेशन राइट के बारे में, तो 29, 30 और ये यहां से हटा दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी, पहले आर्टिकल 31 के अंदर आता था, अभी यहां से इसको हटा दिया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1978 में, याद रखिएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग बोलते हैं, वो 1976 में किया गया था। पर लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया था वो 1978 में किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी यहां से हटा दिया गया था और इसको किस आर्टिकल में डाला गया है ये आप लोगों को बताना है। और राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा अभी क्वेश्चन भी यहां पर पूछा गया था कि ये इंडियन सिटीजन के लिए नहीं, ओनली बाहर वाले लोगों के लिए भी है। अगर कोई आकर यहां पर प्रॉपर्टी खरीदता है तो ये नहीं कि कोई उसको ऐसे ही हड़प लेगा, ठीक है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, अगर आप लोग के किसी भी अधिकार का हनन होता है तो यहीं पर ही बोल रखा है कि आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो अगर इनमें से कोई आप लोग के अधिकार का हनन करता है। तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बात तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। रिलीजन के नाम पर, फंडामेंटल राइट के नाम पर, फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर, लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने के नाम पर, अब ना कि कोविड-19 के चलते लोग कहां से कहां जा रहे हैं, तो ये चैप्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कुछ हद नहीं है। किसी भी पेपर को उठाओगे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए पॉलिटी के फंडामेंटल राइट वाले जो चैप्टर मैंने आप लोगों के तैयार करा रखे हैं, जो डिस्कशन करा रखे हैं, उनको जाकर रिवाइज जरूर कीजिएगा। जो आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड करा रखी है उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। को नहीं पता है कहां पर है, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने यहां पर टेलीग्राम के भी ऊपर अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर भी मैंने इनको पिन कर रखा है, कंप्लीट पॉलिटी की पीडीएफ भी यहां पर पिन कर रखी है मैंने, आप लोगों ने देखा होगा यहां पर। इसी के साथ में यहां पर मंथली वीडियो भी जो आप लोग की आती है, अभी मैंने जनवरी मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर भी अपलोड कर दिया था और उसकी पीडीएफ भी यहां पर डाल दी थी। इसी के साथ में यहां पर जाकर देखोगे तो पॉलिटी के सारे जो लेक्चर हैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने यहां पर ऐड कर रखी है, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों के सामने है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, निबंध कैसे लिखना है, सीसेट के बारे में बोले कई सारे सर सीसेट के बारे में बता दो, ऑलरेडी बना रखी है यार, सीसेट 2 महीने में कैसे कवर करना है, ठीक है। सारी चीजें, ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज करना है, आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है, टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है कैसे बनना है, कैसे यहां पर आप लोगों को बेसिकली एनसीईआरटी पढ़नी है, सारी चीजें तो है आप लोगों के सामने, बस थोड़ा सा सर्च तो करो, उसको देखो तो सही। इवन पिन भी कर रखी यार मैंने, आप लोग देखोगे तो आप लोग वैसे ही बोलते रहते हो सर इसके ऊपर बना दो उसके ऊपर बना दो, एक बार चेक तो कर लो उसको, सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है।
तो यहां पर ये मुद्दे आप लोगों को जो देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करें कि कहा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे यहां पर अगर कोई केस पहुंच रहा है, ठीक है, तो यहां पर हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसका एक बेसिक पर्पज ये बनता है कि एक नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट उसको फॉलो करना चाहिए। अगर कोई उसके पास में आ रहा है किसी केस को लेकर, तो उसको सुनने का, बोलने का मौका तो देना चाहिए। अगर उसको सुनने का और बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा तो कैसे अपनी बात रख पाएगा और कैसे यहां पर हमारे देश में एक तरीके से न्याय हो पाएगा। तो ये तो बिल्कुल न्याय तर्क एक संगत कोई काम ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। यहां पर इस तरीके से बात बोल सकते हैं। एक छोटी सी और बात यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्वेश्चन बन जाए तो एग्जाम में याद रखेगा। 1950 में एक यहां पर बेसिकली रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस आया। तो यहां पर ऑब्जर्व किया गया कि यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो आर्टिकल 19 के ए में से आप लोग निकाल कर बाहर रख सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोगों के अधिकार हो गए, आप लोग कुछ भी लिखोगे, कुछ भी गाओगे, नहीं। एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इसके ऊपर लगा रखी है। अगर देश की सोवरेनिटी को हनन कर रहे हैं, सिक्योरिटी को हनन कर रहे हैं, अगर फ्रेंडली जो नेशन है किसी ऐसे देश के साथ में हमारे रिलेशंस को बर्बाद कर रहे हैं, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, या फिर यहां पर कोई भी ऐसा उकसाने का काम करने किसी को, तो ये बिल्कुल गलत होगा। मतलब क्या है, यहां पर अधिकार है भाई साहब, आप लोग के अधिकार एंजॉय करिए, पर लोग आप लोग के अधिकार दूसरों के अधिकार में टांग न अड़ाएं, इतना दायरा आप लोग को जरूर रखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें यहां पर आप लोगों के सामने, कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उसको दूर करिए ताकि दिक्कतें देखने को न मिले। तो अभी जैसे आर्टिकल 370 हटाया गया, तो वहां पर कई बार ये आर्टिकल न्यूज में आया, ठीक है, कई जगह अभी यहां पर बात की जा रही है। अभी ये और केस आ गए यहां पर, अभी ऐसा ही केस देखा था हम लोगों ने, जब साउथ इंडिया में यहां पर कई सारे राज्य क्या कर रहे थे, वो मीडिया को दबा रहे थे। अगर मीडिया यहां पर ये बता रहा था कितने लोगों की जान चली गई है, तो उस टाइम पर भी हम लोगों ने आर्टिकल देखा था। तो ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा उम्दा हो चुके हैं फिलहाल, इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है। एक आर्टिकल यहां पर पाकिस्तान के अंदर भी रिसेंटली जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बारे में आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली कई सारी सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। पेशावर के अंदर जो यहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें एक ऐसा था जो सिया मोस्क के अंदर यहां पर अटैक किया गया। देखिए, सिया और सुन्नी का मुद्दा जो है पाकिस्तान में, आप लोगों को काफी पहले आप लोगों ने सुना भी होगा, दो पर्टिकुलर ग्रुप हैं जो डिवाइड हो गए मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही, एक सिया और एक सुन्नी, अलग अलग फॉलोवर बेसिकली हो गए। देखिए, किसी ने भी धर्म के अंदर डिवीजन नहीं किया है, हमारे जैसे लोगों ने डिवीजन किया है, तो अलग अलग अपना सोचने का, समझने का तरीका बना लिया, उसके बेस पर चीजें आगे चलना स्टार्ट हो गई। तो सिया और सुन्नी वाला जो फंडा है यहाँ पर, इसके अंदर बात करें, यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो सुन्नी लोग देखने को मिलेंगे और सिया के ऊपर काफी ज्यादा अटैक यहाँ पर किए जाते हैं। इसी के चलते यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई, और ये यहाँ पर नहीं है, आप लोग अफगानिस्तान के अंदर जाओगे तो वहां भी आप लोगों को ये मुद्दा देखने को मिलेगा। मैक्सिमम मुस्लिम कंट्री के अंदर आप लोगों को ये सिचुएशन निकल कर आती है। अभी आज की बात नहीं है, कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा था कि 2018 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इसमें 149 के करीब लोगों की जान चली गई थी, और अभी यहाँ पर लगभग 62 के करीब लोगों की जान चली गई। ये आप लोग समझ सकते हैं। पड़ोस में अफगानिस्तान में तालिबान आकर बैठ गया, इससे कंडीशन जो है और भी ज्यादा खराब हो गई यहाँ पर। और अभी रिसेंटली यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन ऐसी देखने को मिलेगी कि पाकिस्तान के अंदर 20% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर सिया कम्युनिटी है, जो कि यहाँ पर रेगुलर प्रॉब्लम फेस करती रहती है। सेम बिल्कुल ऐसे जैसे अफगानिस्तान के अंदर आप लोग जाओगे तो वहां पर सिया और सिख जो कम्युनिटी है वो प्रॉब्लम फेस करती है। इसलिए बहुत सारी सिख कम्युनिटी के जो लोग थे वो रिसेंटली अभी अफगानिस्तान से वापस आ गए। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। और जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ऐसा हो जिसको ये नहीं पता है कि करना क्या है, ये भाई साहब क्या किया इन्होंने, ये गए अभी रिसेंटली कहां पर, रसिया के पास में हेल्प मांगने के लिए। पुतिन ने कहा निकल जाओ, अभी टाइम नहीं है वरना पिट जाओगे, ठीक है। तो ये वहां से वापस आ गए। अब वेस्टर्न वर्ल्ड ने बोला इनको कि तुम क्या करो, एक तरीके से जो रसिया के खिलाफ सैंक्शन लगाओ, रसिया के खिलाफ कुछ एक तरीके से अपना कुछ ना कुछ बातें बोलो, रसिया के खिलाफ कुछ यहाँ पर कमेंट करो। तो इन्होंने रसिया के खिलाफ कुछ कमेंट किया, पर लेकिन कमेंट करने के बाद में जैसे ही यूरोपियन यूनियन ने इनको लव लेटर भेजा कि तुम्हें क्या करना है, रसिया के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना है। तो ये भाई साहब भड़क गए, कह रहे हैं मुझे तो लव लेटर भेज दे तुमने, कुछ ऐसा लव लेटर जो है यहाँ पर उनको भी भेजो ना इंडिया को। तो इन्होंने बोल दिया कुछ एलओटी सीधी। तो यहाँ पर मुझे लगा पुतिन जो है वो अभी बेसिकली बिजी है, आगे तो बेटा कच्चा चबा जाएगा, ठीक है। मतलब मैप में से खत्म कर देगा, इतना गुस्सा बैठा है वो इंसान, वैसे फ्रस्ट्रेट है, फ्रस्ट्रेटेड लवर घूम रहा है आज के डेट में यूक्रेन के प्यार में। तो कल को चलकर अगर कुछ हो गया तो पता चला पाकिस्तान के ऊपर मजे मजे में कि छोड़ तो रहा था यूक्रेन के ऊपर, पाकिस्तान की तरफ को मोड़ दिया कुछ। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो जब ऐसा लीडर यहाँ पर बैठा हो जो कि यहाँ पर फालतू के मुद्दे पर बात करें, एजुकेशन के बारे में कभी मैंने इसको बात करते नहीं देखा, हेल्थ के बारे में मैंने इसको बात करते नहीं देखा, बस इंडिया का मुद्दा उठाएगा, इंडिया के अंदर ये चल रहा है, इंडिया के अंदर वो चल रहा है। अरे अपने गिरेबान में झांक लो भाई साहब एक बार, सारी चीजें आप लोग की दूर हो जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन है। तो जब कंडीशन ऐसी होगी, लीडर ऐसा होगा, तो ऐसा माहौल आप लोगों को देश के अंदर देखने को मिलेगा। ये कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। तो ये सोचने वाला मुद्दा है यहाँ पर, जिसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो पड़ोस में ऐसी चीजें चलती रहती हैं जिसकी वजह से दुखद घटनाएं देखने को मिलती हैं, बेगुनाह लोगों की जान जाती है, पर क्या कर ले, अपने हाथ में कुछ है नहीं। जब लीडर ऐसे चुने जाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। अरे यार बातों में यहाँ पर ये आप लोग की कोटेशन वगैरह रहेगी। बात की जा रही है प्योरिटी, इसी के साथ में पेशेंस और परसिवियरेंस। ये बोला जा रहा है कि 3 इसेंशियल जो है क्वालिटी है सक्सेस और एक तरीके से चीजों को आगे लेकर चलने के लिए।
तो आप लोगों को यहाँ पर अगर आगे बढ़ना है, और इसी के साथ में 3 इसेंशियल जो है सक्सेस अगर बात करें यहाँ पर आप लोगों को दिलाएंगे, और अबोव ऑल लव, प्यार, इनके सोसाइटी में ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अच्छा, काफी एक अच्छा एक माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, सफलता के 3 आवश्यक एक तरीके से सूचकांक आप लोग बोल सकते हैं। और सबसे बढ़कर प्रेम, यानी कि प्रेम सबसे ऊपर है, प्रेम का माहौल होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये बात बोली गई है। क्वेश्चन मैंने पूछा था यहाँ पर, ये आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए यहाँ पर, कि आज के दिन में कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर सेफगार्ड में आते हैं। कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो क्या रीजन है इसका, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो देखता हूं इसका कौन सही आंसर देता है। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। बाकी यहाँ पर अगर बात करें प्रिजन रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 39। तो जो जेल के अंदर जो बेसिकली कारागार होता है, उसमें रिफॉर्म के बारे में अगर लिखने के लिए आ जाए, तो कौन सा आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलता है संविधान के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बाकी पाकिस्तान से रिलेटेड यहाँ पर एक और आर्टिकल है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलेगा। यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। पाकिस्तान को अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर यहाँ पर कंटिन्यू रखा गया है, जिसको बोलते हैं आप लोग FATF, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो है, ये एक ऐसी बॉडी है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, G7 कंट्रीज के द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी, ये रोकने के लिए ताकि कोई बदतमीजी न काटे। 2 लिस्ट बात करते हैं यहाँ पर, एक है ग्रे लिस्ट और दूसरी है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट क्या है, यहाँ पर बेसिकली चेतावनी है कि बदतमीजी की पराकाष्ठा इससे ज्यादा पार नहीं होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा पार की तो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, ये आज के दिन ब्लैक लिस्ट में पड़े हुए हैं। और ग्रे लिस्ट में तो अभी यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो भी यहाँ पर पहुंच गया, क्योंकि ये बोला गया कि जितने भी दुनिया में आज के दिन में जहां पर भी बेसिकली टेररिस्ट का फंड जो निकल कर आता है, वो सारा पैसा जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ले जाकर रखा जाता है। तो इसलिए यूएई के ऊपर भी यहाँ पर ये सिकंजा कस लिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में देखने को मिला। तो ये बेसिक चीजें थी जिसके बारे में याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर। तो पाकिस्तान को काफी लंबे समय से 2018 से इस लिस्ट में डाल रखा है, और तब से लेकर पाकिस्तान बार बार चिल्लाता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तो G7 कंट्रीज के द्वारा 2 मुद्दों पर बात की जाती है। एक तो होता है मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि गलत तरीके से कमा गया पैसा जो है वो सिस्टम में नहीं आना चाहिए। दूसरा होता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यानी कि टेररिस्ट के लिए पैसा नहीं मिलना चाहिए। तो ये ब्लैक और ग्रे लिस्ट तैयार करते हैं इसके बेस पर, जिसमें पाकिस्तान को कई सारे मुद्दे दिए गए थे सही करने के लिए, पर पाकिस्तान उन मुद्दों पर काम नहीं कर पाया, जिसके चलते पाकिस्तान को कंटिन्यूअसली ग्रे लिस्ट में यहाँ पर रखा जा रहा है, और बार बार यहाँ पर ये न्यूज में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी देखने वाली बात यह है कि कैसे आगे चीजें निकल कर चलेंगी। पाकिस्तान की खस्ता हालत है, आगे अभी लग नहीं रहा है जल्दी से यहाँ पर ये से निकल पाएगा, तो कब तक निकल पाएगा वो देखने वाला मुद्दा है यहाँ पर। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जरूर याद रखिएगा। उन्हें बच्चे होते हैं छोटे छोटे से शैतानी कर रहे हैं, तो बच्चों को बोल दिया कि अब बदतमीजी काटी तो अब पिट जाओगे, तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वही सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर जिक्र किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट है, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दूंगा, जो मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से। वी डैम यानी कि एक तरीके से डेमोक्रेसी के बारे में बात की थी, कि डेमोक्रेसी का जो एक तरीके से लेवल है वो अभी फिलहाल जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी कि किस किस तरीके से डेमोक्रेसी है, कि क्लोज एक तरीके से ऑटोक्रेसी, इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी, इसी के साथ में इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी। तो संख्या जो है यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा लोगों की, जो डेमोक्रेसी से हमारी कंट्री को इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी बोला गया था यहाँ पर। तो यानी कि इस तरीके से बातें बोली गई। तो ये कई सारी बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है, इसके बारे में आप लोग याद रखिए, कल को क्वेश्चन बन जाए तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं। तो ये जो रिपोर्ट है, ये वी डैम जो यहाँ पर बेसिकली प्रस्तुत की जा रही है, इसके बारे में डिटेल में आप लोगों से शाम को भी जो वीडियो आती है उसमें मैंने डिस्कस किया था, और यहाँ पर भी। तो ये कुछ डेटा पॉइंट है जो आप लोग रख सकते हैं, कल को अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर बात की जा रही है पैन कार्ड के बारे में। एक र्यूमर यहाँ पर अभी काफी देखने को मिला, जो कि आप लोगों का पैन कार्ड होता है। पैन की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोग ही बताइए। चलिए, यहाँ पर ये बोला गया कि पैन कार्ड के ऊपर मदर का नेम होना चाहिए, उसके बारे में बातें की जा रही है, ठीक है। तो र्यूमर था यहाँ पर इसके अराउंड, मतलब र्यूमर तो चलो जो भी है यहाँ पर वो एक अलग बात है, पर लेकिन आप लोगों को लगता नहीं है, अगर बात करें कोई अगर चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से पैन कार्ड के ऊपर या फिर कहीं पर भी तो वुमेन का नाम जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप लोग बताइए, आप लोग की क्या राय है। यानी कि एक तरीके से माँ का नाम भी वहां पर लिखा जाना चाहिए, या तो माँ और बाप का दोनों का नाम होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से इंसान जो इस दुनिया में है दोनों की वजह से, तो ऐसा नहीं कि पिताश्री को सारा एक क्रेडिट दिया जाता है। तो यही कुछ बातें हैं। बाकी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है यहाँ पर वो इंडियन स्टूडेंट्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर पूरा, और रुपी जो है वो सबसे नीचे चला गया रिसेंटली अभी, तो उसके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। पुतिन से भी गुहार लगाई जा रही है कि करो यार कुछ, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फंसे हुए हैं, और यहाँ पर अभी एक इंडियन स्टूडेंट जो है जिनको यहाँ पर गोली लगी, इंजर्ड हुए यहाँ पर, और उनको यहाँ पर वापस लाया जा रहा है। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन जो है वो आप लोग को न्यूज एनालिसिस के अंदर देखने को मिलेगा, और ये स्कीम मैंने बता दी डोनेट पेंशन, जिसके बारे में आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अभी यहाँ पर यूपीएससी के चलते यहाँ पर क्या हुआ, यूपीएससी का मेंस नहीं दे पाए कुछ लोग कोविड-19 के चलते, तो उसी के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को रेस्पॉन्ड करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, कई सारे बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं। तो देखिए अगर कोई भी ऐसा कहीं पर मुहिम चलती है तो आप लोग यहाँ पर उसको सपोर्ट किया करो, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इससे क्या रहेगा, कल को अगर आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी तो सामने वाला आप लोगों को भी सपोर्ट करेगा। डीडी इंडिया जो है उसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डीडी इंडिया को लाया गया है, इसको बोलते हैं ओवर द टॉप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग समझ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है, कल वो क्वेश्चन बन जाए तो याद रखिए इसके बारे में। ये कुछ बातें हैं। बाकी यहाँ पर बेसिकली कई सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर सुमे के अंदर फंसे हुए हैं, तो वहां पर एक तरीके से उनको अभी राहत नहीं पहुंची है, जिसके बारे में भी हम लोग बातें कर रहे हैं। चाइना ये कहता है कि इंडिया को मिलकर हमारे साथ में काम करना चाहिए, पर लेकिन चाइना की बदतमीजी आप लोग जानते हैं किस लेवल की है। तो अभी देखते हैं कि क्या चीजें यहाँ पर नॉर्मल हो पाती है। ये सब मुद्दा है, यहाँ पर कमेंटबाजी चल रही है एक तरीके से बोल सकते हैं। बाकी मोदी जी जो है वो गुजरात जाएंगे आने वाले टाइम में कंटिन्यूअसली, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आने वाले टाइम में गुजरात के अंदर इलेक्शन अभी देखने को मिलेंगे इस साल के अंत तक, मतलब आगे जल्दी ही आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, यूक्रेन से जो भी स्टूडेंट्स लेकर आए जा रहे हैं उनको इंडिया के अंदर में पढ़ाई स्टार्ट करा देनी चाहिए। तो ये बातें बोली जा रही है यहाँ पर एमके स्टालिन साहब के द्वारा, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, इसके बारे में यहाँ पर बातें बोली जा रही है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप लोगों को मैंने बोला था कि आज की डेट में अगर बात करें तो कई सारे लोगों को 50,000 रुपए देने की बात की गई थी। कल को चलकर अगर यहाँ पर कोविड-19 की वजह से किसी के घर में डेथ हो गई है तो उसमें अभी फेक रिकॉर्ड दिखाए जा रहे हैं कई सारे। ठीक है, तो लोग जो है पैसा लेने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करवा रहे हैं, तो ये काफी बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके चलते कहां तक गवर्नमेंट पैसा बांटेगी, तो सोचने वाली बात है। इससे जिनको मिलना चाहिए उनको भी नहीं मिल पाता है, तो ऐसे कई सारे इशू क्रिएट हो जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग को भी सोचना पड़ेगा। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं कि कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि बल्कि एक अलग ही माहौल बन गया, कुछ और सोच के स्टार्ट किया था और कुछ और हो गया। नेक्स्ट रशिया भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा देगा। तो देखते हैं कैसे चीजें आगे चल पाती हैं। अभी यहाँ पर कई सारे लोगों को यहाँ पर निकाला जा रहा है, और हमारे देश के नहीं और भी कई सारे लोगों को यहाँ पर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। बाकी रशिया और यूक्रेन में शांति कब तक बनती है वो देखने मिलेगा। चाइना जो है वो यहाँ पर अभी बेसिकली बोल रहा है कि यूएस से जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में ये आज के में नेटो बनाना चाह रहा है, इसने इंडो पैसिफिक नेटो यानी कि क्वाड को बोला गया कि एक नेटो बनाना चाह रहा है एक तरीके से, जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए और इसी के साथ में आप लोग को ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, ताकि चाइना को टैकल किया जा सके। तो ये चाइना के द्वारा हड़बड़ाहट में ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। बाकी काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक स्टैटिक पोर्शन थोड़ा सा और कवर कराते हैं और रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। गवर्नर के बारे में बात की जा रही है रिसेंटली, अभी गवर्नर की पोस्ट, चाहे वेस्ट बंगाल में बातें करें, चाहे आप लोग यहाँ पर बातें करें आंध्र प्रदेश के अंदर में, चाहे आज के में आप लोग बात करें महाराष्ट्र के अंदर में, जो गवर्नर है वो काफी ज्यादा न्यूज में आप लोग को बार बार देखने को मिलेंगे। तो गवर्नर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन का थोड़ा सा आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, तो इसको आप लोग देख लीजिए। हालांकि कईयों ने पढ़ रखा है, पर लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो रिवाइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि गवर्नर इतना ज्यादा न्यूज में पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग जरूर कवर कीजिए। यहां पर बात की जा रही है गवर्नर के बारे में। गवर्नर जो होता है वो एक इलेक्टेड हेड नहीं, बेसिकली गवर्नर जो होता है वो अपॉइंटेड हेड होता है। और यहाँ पर बेसिकली जीएस पेपर 2 के अंदर पूरा एक चैप्टर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और पॉलिटी के अंदर भी जाकर आप लोग इसको आज रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे आप लोगों के पास में अभी टाइम कम बचा हुआ है, तो पॉलिटी का रिवीजन जो है उसको अच्छे से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी करंट अफेयर है उसका भी आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारी मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी आप लोग की पढ़ी है, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ लेना। ठीक है, गवर्नर जो है यहाँ पर अगर बात करें तो आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक देखने को मिलेंगे। पार्ट जो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली 6 में गवर्नर नजर आते हैं संविधान के अंदर में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर है उनके साथ में डील करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, अगर बात करें ये यहाँ पर बेसिकली जो अब तक जो JNK हुआ करता था उसमें ये एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था, पर लेकिन अभी क्या हो गया है, JNK जो है वो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बन गया है। ठीक है, तो अब वहां पर क्या होते हैं, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जिनको आप लोग LG बोलते हैं। तो कौन है प्रेजेंट टाइम पर LG, वो आप लोग जरूर बताना। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो यहाँ पर गवर्नर होते हैं सबसे टॉप पर, फिर चीफ मिनिस्टर होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, और एडवोकेट जनरल होते हैं। जैसे आप लोगों से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल रहता है। तो ये पोस्ट पैरेलल में है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली सेंटर में आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, पर स्टेट में वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट नहीं होती है। ठीक है, और गवर्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, कि जो भी काम किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो गवर्नर के नाम पे किया जाएगा। तो ये काफी इंपोर्टेंट आप लोगों का टॉपिक बन जाता है।
अगर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में बात करें तो नॉर्मली ये माना जाता है कि गवर्नर जो है वो यहाँ पर एक तरीके से एजेंट की तरीके से देता है सेंटर का, पर लेकिन ड्यूअल रोल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि गवर्नर जो है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड भी है और एक कनेक्शन भी काम करता है बनाने का सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें देखने को मिलेगी। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में जब किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कई बार, कि गवर्नर जो है वो एक राज्य के दो गवर्नर, एक मतलब दो राज्य का एक गवर्नर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये भी यहाँ पर बेसिकली बात की गई, ठीक है। गवर्नर जो है वो ना तो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है, लोगों के द्वारा, और ना ही इनडायरेक्टली, यानी कि ये अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1979 में हालांकि बोला गया कि गवर्नर जो है भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंप्लॉय नहीं है कि आप लोग यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर बेसिकली बोलो कि हमारा ये लोग है इस तरीके से काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है तो उसको इसके हिसाब से काम कर देना चाहिए। और इसी के साथ में यहाँ पर जब बात करते हैं ड्राफ्ट किया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन का, तो डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बात की गई थी गवर्नर की, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको मानने से मना कर दिया। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि गवर्नर के लिए भी यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए देश के अंदर में, तो आप लोग कैसा लगेगा इसके बारे में, आप लोग कैसे सजेस्ट करेंगे? क्योंकि कई जगह हैं जैसे गवर्नर के लिए इलेक्शन होते हैं, उनमें से एक काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अमेरिका का मॉडल। तो गवर्नर जो है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, हमारे देश में नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कनाडा का मॉडल फॉलो किया, जहां पर गवर्नर होता है बेसिकली स्टेट के अंदर में, कनाडा में स्टेट को प्रोविंस बोलते हैं। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देखते हैं गवर्नर जनरल बेसिकली यहाँ पर जब अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा वही हुआ यहाँ पर कि अपॉइंटमेंट के बेस पर हम लोगों ने इसको आगे लेकर चले। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है यहाँ पर? सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का भारतीय नागरिक होना चाहिए, और एज जो है वो 35 साल से या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। ओनली दो बेसिकली यहाँ पर लिखी हुई है क्वालिफिकेशन गवर्नर के बारे में, और दो कन्वेंशन फॉलो करते हैं। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि हाँ ये चीजें भी मान लेनी चाहिए कि एक तो वो आउटसाइडर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ना हो जब उसको अपॉइंट किया जाए, और जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट को यहाँ पर रिक्वायर करना है, यहाँ पर एक तरीके से चीफ मिनिस्टर के साथ में, ठीक है, कंसल्ट करना है, तो इनको वॉयलेट न करे, इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें हैं अपॉइंटमेंट की जो की जाती है गवर्नर की, क्योंकि आगे चलकर गवर्नर जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन को मेंटेन रखने का काम करता है। गवर्नर जो है यहाँ पर एक तरीके से वो फेथफुली एग्जीक्यूट करता है अपना ऑफिस, प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है और डिफेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और अपने आप को सर्विस के लिए यहाँ पर बेसिकली लोगों की एक तरीके से अपने आप को एक बनी के समर्पित करके रखता है। अगर बात करें यहाँ पर तो चीफ जस्टिस ऑफ जो कंसर्न हाई कोर्ट होते हैं वो यहाँ पर इनको यहाँ पर बेसिकली ओथ दिलाते हैं गवर्नर को। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं आप लोगों से। और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के, या फिर वो अगर यहाँ पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के प्रेजेंट न हो तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। नॉर्मली बोला तो जाता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे गवर्नर रह सकता है, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर नॉर्मली देखा जाता है कि गवर्नर का नाम जो है प्रेसिडेंट के नाम पे है, पर लेकिन रियलिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। यहां पर बात करें तो रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर वो बोलता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब जो है वो नॉट जस्टिफाइबल, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि गवर्नर जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो उस तरीके से हम लोग को लेकर चलना चाहिए। तो इसके ऊपर भी कई सारी कंट्रोवर्सीज बनती है, तो आप लोग उनको इग्नोर कर सकते हैं। आगे अगर बात की जाए यहाँ पर तो एक बिल के बारे में क्वेश्चन कई बार बनते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, खासकर अगर यूपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। स्टेट पीसीएस में या फिर आगे जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें तो यहाँ से ही पूछ लिया जाएगा कोई भी क्वेश्चन, पर लेकिन यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली बनते हैं। गवर्नर को क्या पावर है जब इसके पास में कोई बिल जाता है? एक तो सबसे बड़ी पावर तो ये कि वो चाहे तो उसको एसेंट दे दे, यानी कि ठीक है बिल आ गया, पास करा दिया, साइन कर दिया, ठीक है। दूसरा है उसको विदहोल्ड कर ले सेंस के लिए, अपने पास में उसको रोक के लगे। तीसरा है उसको रिटर्न कर दे यहाँ पर बेसिकली असेंबली के पास में, पर लेकिन असेंबली के पास में अगर रिटर्न कर दिया, मनी बिल को तो नहीं कर सकता है, मनी बिल एक अलग फंडा हो जाता है, पर लेकिन असेंबली के पास में अगर रिटर्न कर दिया तो फिर असेंबली क्या करेगी, उसको फिर से अगर उसको काम करने के बाद में उसको रिटर्न कर दिया तो यहाँ पर फिर उसको उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे, ठीक है, गवर्नर को एसेंट देना पड़ेगा, फिर वो रोक नहीं सकता। रिजर्व कर ले बिल फॉर प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट को देने के लिए भी यहाँ पर रिजर्व कर सकता है। वो कौन सा बिल होगा? अगर कोई संविधान के अपोजिट में हो, यानी कि संविधान के हिसाब से कोई बिल ना हो, ठीक है, अपोज करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ठीक है, ये कंट्री के इंटरेस्ट में ना हो, ठीक है, इसी के साथ में जो डील करता है डायरेक्टली आर्टिकल 31A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई यहाँ पर और लगता है कि यहाँ पर जो एक प्रेसिडेंट के पास में जाना चाहिए, तो ये पावर होती है गवर्नर के पास में। पर लेकिन इस पावर का कई बार माना जाता है कि गलत इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी बिल को यहाँ पर बेसिकली रोक लिया जाता है, जिसके चलते कई बार स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गुस्से में आप लोगों को नजर आती है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो करंट के साथ साथ में एक स्टैटिक चैप्टर भी आप लोगों का कवर यहाँ पर हो चुका है। थोड़ा सा जाकर पॉलिटिकल आप लोग लक्ष्मीकांत को उठाकर देखना, आप लोगों को एक चैप्टर पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। बाकी है आज का सुडोकू जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और ये है कल का सुडोकू जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे तो हर्षिता के द्वारा काफी अच्छे आंसर यहाँ पर दिए गए।
तो आप लोग भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज के जो एसएलवी जो कमांडो हैं वो है हर्षिता, इनके द्वारा शानदार तरीके से आंसर यहाँ पर दिए गए। एक क्वेश्चन जो भी मैंने आप लोगों से पूछा था, ठीक है, गोबर स्कीम के बारे में तो सारे मैंने आंसर आप लोगों को बताए देते। बाकी सुंदर पिचई यहाँ पर और सत्या नंडेला के बारे में बात की थी, तो ये आप लोगों ने देखा यहाँ पर बेसिकली इनके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई। सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री चाइना, इंडिया, और तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे पर इंडोनेशिया और पांचवें पर है पाकिस्तान, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। 25th जो यहाँ पर एडिशन बेसिकली मालाबार एक्साइज का यहाँ पर यूएसए नेवी और आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये अभी रिसेंटली यहाँ पर जो एक यहाँ पर हमारी कंट्री के जो यहाँ पर बेसिकली जो हमारी कंट्री वाले रीजन में आप लोग कंडक्ट कराया गया, बंगाल वाले यानी कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, ठीक है। बीएसएफ के डायरेक्टर जो है पंकज कुमार सिंह है यहाँ पर, और बाकी करंट एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो धर्मेंद्र प्रधान है, जो मैंने आप लोगों से चीजें पूछी थी। तो ये कई बार क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए। कल को क्वेश्चन बने तो आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। बाकी ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था मैंने शाम में आप लोग काफी डिटेल में पढ़ाया कि यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर बात करें बहुत सारा इंपोर्टेड यूरेनियम निकाल कर लेकर आते हैं बाहर से, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो कंडीशन है उसमें कुछ एरिया में तो यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एटॉमिक एजेंसी अपना कंट्रोल रखती है, पर कुछ में नहीं रखती है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को न मिले। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है डी, यानी कि सारे के सारे आर्टिकल प्रिजनर रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं आज के डेट में। तो ये स्टेट सब्जेक्ट है यहाँ पर, याद रखिएगा संविधान के अंदर जो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है प्रिजनर रिफॉर्म। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है प्रोवाइड कराती है रेगुलर गाइडेंस कि कैसे यहाँ पर चीजों को टैकल करना है। तो ये कई सारे इश्यूज हैं जिनके बारे में आप लोग कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। आइए कुछ नए आपके इंग्लिश के शब्द आप लोग के डिक्शनरी में ऐड करते हैं। पहला बोला गया यहाँ पर ये टैक्टिकल, यानी कि टैक्टिक्स लगाना आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो चतुराई पूर्ण काम करना, यानी चतुरता से काम करना। देशद्रोह सेडिशन के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, देशद्रोह के चार्ज लगाए जाते हैं, तो इसको बेसिकली आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में बात की जा रही है अनमार्क के बारे में, तो निर्धारित करना चीजों को प्रॉपर वे में डिजाइन करना, ठीक है। इसके बाद में बात की जा रही है कॉन्ट्रवेंशन के बारे में, चीजों का उल्लंघन करना, ये बेसिकली देखने को मिलेगा। स्टॉलमेट के बारे में यानी कि गतिरोध। तो ये 5 नए शब्द आप लोग अपने डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं और इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म जरूर कीजिएगा। और स्टार्टिंग में जो भी मैंने बेसिकली वुमेन्स के बारे में बातें बताई है, महिलाओं के बारे में, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है एसएलवी पीडीएफ पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया तो लेक्चर को आप लोग लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। पीडीएफ सारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, तो उनको आप लोग एंजॉय कर लेना। और बाकी मेरे साथ भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल पर। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।